हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। ओके, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल पढ़ा था और वहाँ से कुछ बातें जहाँ निकल कर आई थी तो हम लोगों ने पढ़ लिया है। पहला बात तो वहाँ से मेन पॉइंट क्या निकला कि डिस्कवरी जो है न्यूक्लियस की वहीं से हो गई। ठीक है, रदरफोर्ड ने जो भी बात बोला वो सब बात आगे चल के गलत हो जाती है साबित, लेकिन मेन पॉइंट वहाँ से जो निकल के आया था वो था न्यूक्लियस की डिस्कवरी, और वो बात सही रही अभी तक, वो अब उसमें कोई गलत नहीं हो सका। ठीक है, चलिए तो आज से जो हम लोग शुरू करेंगे तो यहाँ पे से जो भी पढ़ोगे तो इसमें साथ में न्यूमेरिकल भी आएंगे, तो हमें पहले थ्योरी सही से पढ़ना होगा ताकि क्वेश्चन भी आसानी से बन सके। तो हेडिंग डालोगे बोर्स मॉडल। बोर्स मॉडल बोर मॉडल, ठीक है, इसका पूरा नाम है नील्स बोर। ठीक है, तो पहली बात तो ये जो मॉडल है ये लागू किसके लिए होगा? ओनली वैलिड फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक, हाइड्रोजन या और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, दैट इज, हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? सिंगल, दैट इज वैलिड फॉर या फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, यानी जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा उसी के लिए ये बोर्स मॉडल वैलिड होगा। तो बोर्स मॉडल का क्वेश्चन बनाने वक्त एकदम ध्यान रखना होगा कि जिसके बारे में पूछ रहा है क्या उसमें इलेक्ट्रॉन एक से ज़्यादा है या एक है। अगर एक है तो हम बोर मॉडल की जो भी बात हम पढ़ेंगे हम वहाँ पे लागू कर सकेंगे, लेकिन एक से जैसे ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा हम उस पर लागू नहीं करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो हाइड्रोजन, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1। हीलियम, इसमें कितना होता है? 2 इलेक्ट्रॉन होता है, इसके लिए लागू नहीं होगा। लेकिन जैसे ही हम इस पर He प्लस कर देते हैं अब यह इसके लिए बोर मॉडल लागू हो सकता है। क्यों? क्योंकि अब इसमें भी कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, क्योंकि हीलियम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 2। एक पॉजिटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो बचा कितना? एक इलेक्ट्रॉन। लिथियम, इसके लिए लागू होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसमें इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 3। इसका इलेक्ट्रॉन कितना है इसमें? 3। लेकिन अगर हम जैसे ही इस पर एक पॉजिटिव चार्ज डालें क्या अब लागू होगा? अभी वैलिड नहीं होगा, क्योंकि अभी भी इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। तो हम इस पर क्या किए? फिर एक पॉजिटिव चार्ज बढ़ाएं। अब देखो अब क्या हो गया? एक इलेक्ट्रॉन इसके पास भी आ गया, तो यानी बोर्स मॉडल हम इसके लिए भी लागू कर सकेंगे। बेरिलियम, इसके लिए लागू होगा? नहीं, क्योंकि इसमें भी इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ भी वैलिड नहीं होगा। अगर एक पॉजिटिव चार्ज डाले तो नहीं होगा, 2 करे तो नहीं होगा, कितना करना पड़ेगा? 3 करना पड़ेगा। तब देखो अब इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन आ गया, तो इन सब के लिए क्या होगा? बोर्स मॉडल वैलिड होगा। तो याद रखना है, ये पॉइंट बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि बोर्स मॉडल की जो भी बात आप पढ़ोगे उसके लिए कंडीशंस ये होगी कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? सिंगल इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है, तो जल्दी से इतना नोट करो फिर आगे बताते हैं। ओके, चल अब हेडिंग डालो बोर पोस्टुलेट्स। बोर पोस्टुलेट्स, कुछ बोर के पोस्टुलेट्स हैं, तो पहले हम उनके बारे में बात करेंगे और वहीं से फिर हमारा उसी को यूज करके हम लोग फॉर्मूला डिराइव करेंगे। तो पहले आप बोर पोस्टुलेट्स पढ़ोगे, बोर्स पोस्टुलेट्स। सबसे पहला क्या है? पहला पोस्टुलेट्स है एटम कंटेन positively charged a small center
कॉल्ड इट, क्या कहा इसको, न्यूक्लियस कहा। ठीक है, आइटम कंटेन पॉजिटिवली चार्ज, लेकिन कैसा है, स्मॉल होता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व around the nucleus at definite path. This path is called ऑर्बिट, या फिर इसको एक और नाम से जानते हैं, सेल। ऑर्बिट या फिर सेल, और इसको इंडिकेट करते हैं स्मॉल एन से। इलेक्ट्रॉन जिस पाथ पे क्या करता है, वो फास्ट की तरह डिफरेंट पाथ होती है, जिस पर ये क्या होता है, रिवॉल्व कर रहा होता है न्यूक्लियस के चारों ओर, उस पाथ को क्या कहेंगे, ऑर्बिट या फिर सेल कहेंगे। और उसको इंडिकेट किससे करेंगे, एन से करेंगे, स्मॉल एन। तो ये स्मॉल एन मोल नहीं है। ठीक है, चलिए जल्दी से यहाँ तक नोट करो, फिर एक डायग्राम बनाना है यहाँ पे। चलिए आ जाओ। अब तो इलेक्ट्रॉन क्या है, रिवॉल्व कर रहा है, ये हो गया न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये जो है पहला पाथ, ये पाथ है, ये फर्स्ट सेल, इसको क्या कहेंगे, न्यूक्लियस के बाद जैसे पहला पाथ आएगा उसको क्या कहेंगे, फर्स्ट सेल कहेंगे। यानी यहाँ पे n का वैल्यू क्या होगा, 1। ठीक है, उसके बाद n का वैल्यू 2, उसके बाद n का वैल्यू 3। एक काम करो, इधर लिखते हैं, n का वैल्यू 1, 2, यहाँ 3, n का वैल्यू 4, इसी तरह से चलता चलेगा। ठीक है, और इस फर्स्ट सेल को एक और नाम से जानते हैं, क्या बोलेंगे, K। सेकेंड सेल को L, M, N, इसी तरह से चलेगा। मतलब यहाँ पे N क्या है, क्या बताता है, नंबर ऑफ सेल या फिर ऑर्बिट को बताता है। और K का मतलब क्या है, पहला सेल है। K का मतलब फर्स्ट सेल, L का मतलब सेकेंड सेल। ठीक है, इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है, चलो जल्दी से नोट कर ले इसको। ओके, चल अब तीसरा पोस्टुलेट्स बताने से पहले थोड़ा सा आपको इलेक्ट्रोस्टेट के बारे में बताना पड़ेगा। इलेक्ट्रोस्टेट में हम लोग चलते हैं फिजिक्स में, क्योंकि उसकी यहाँ पे ज़रूरत है, और फिर थोड़ा सा मैकेनिक्स में भी। देखो, एक चार्ज है, ये है Q1, और ये दूसरा चार्ज है Q2। ठीक है, और दोनों के बीच की दूरी है, यानी दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो है d। तो बताइए कि दोनों के बीच में कूलम्बिक फोर्स या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लग रहा होगा। तो वो कितना होगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, यानी Q1 इंटू Q2, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उन दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे चूंकि ये क्या आ गया, प्रोपोर्शनलिटी आ गया, तो इसको हटाएंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा, वो आएगा K। तो यहाँ पे क्या हो गया, Q1 इंटू Q2 बाई डी स्क्वायर। तो इस फोर्स को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक
फोर्स या कूलम्बिक फोर्स भी कहते हैं। ओके अच्छा, अब ये K है यहाँ पर K का वैल्यू होता है, K बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। K की जगह पे क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका वैल्यू अगर निकालोगे तो वो आता है 9 × 10⁹ ओके। लेकिन हमें इसी फार्मूले की ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन जानने की ज़रूरत है, कभी हो सकता है ज़रूरत पड़ जाए। ओके अच्छा, अब इसका डायरेक्शन की बात करो तो क्योंकि दोनों कैसा चार्ज है, दोनों पे चार्ज कुछ नज़र नहीं, साइन नज़र नहीं आ रहा है, इसका मतलब कैसा साइन है, पॉजिटिव साइन है। तो पॉजिटिव साइन है तो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, दोनों में रिपल्सन होगा, तो इधर अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड यही होगा, लेकिन अगर एक पे पॉजिटिव होता है और दूसरे पे निगेटिव होता है, तब फिर क्या होता है, ये अंदर की होता है, तब हम उसको क्या बोलेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालने का तरीका। दूसरा है यहाँ पे एक है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये क्या है, तो जैसे आप साइकिल चलाते हो और कहीं पर जब टर्न लेते हो तो क्या होता है, आपको थोड़ा झुकना पड़ता है, देखा होगा, अगर नहीं झुकोगे तो गिर जाओगे। आप कोशिश करके देख लेना, टर्निंग पे क्या करो, आप झुको नहीं तो आप पक्का है कि गिरोगे, थोड़ा सा होना है, थोड़ा आपको टिल्ट होना पड़ता है, थोड़ा झुकना पड़ता है। उससे क्या होता है, आपका बैलेंस बनता है। बैलेंस बनने का मतलब क्या होता है, जब आप नीचे की ओर झुकते हो तो क्या होता है, एक फोर्स बाहर की ओर लगता है। आपको लगता है कि नीचे के गए तो mg लगेगा, नीचे गिर जाएगा, नहीं, लेकिन उस mg को बैलेंस करने के लिए एक फोर्स बाहर की ओर लग रहा होता है, जिस फोर्स को हम लोग कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और उसका वैल्यू होता है mv², मास जो उसका है, जो घूम रहा है, और उसकी वेलोसिटी का स्क्वायर, और नीचे में होगा रेडियस, यानी उस सर्किल का रेडियस। ये आपको दे देगा क्या, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ओके, दो चीज निकल गया। चलिए जल्दी से इसको नोट कर लो। अब इसका यूज करके हम लोग थर्ड पोस्टुलेट देखते हैं। ओके चलो, अब पोस्टुलेट्स नंबर 3। पोस्टुलेट्स नंबर 3 फॉर इलेक्ट्रॉन revolve around the nucleus, or electron revolve around the nucleus, centrifugal force required to balance the electrostatic force of attraction between, किसके बीच में, between electron and nucleus। ठीक है, जल्दी से उसको नोट कर लो, फिर इसको हम डायग्राम से समझ तो समझ में आ जाएगा अच्छा से। और यहाँ से हमें एक इक्वेशन निकलेगा, वो हमें काम करेगा, वो आगे चल के यूज में आएगा। यहाँ पे क्या कर रहा है, जब इलेक्ट्रॉन क्या करता है, न्यूक्लियस के चारों ओर मूव कर रहा है, तो उसको मूव करने के लिए ज़रूरी क्या है, वहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की जरूरत पड़ेगी। इसको बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, और ये किसके बीच में लगेगा, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में। ठीक है, अब देखो इसको, देख, ये है न्यूक्लियस और ये है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और इन दोनों के बीच का दूरी है r।
तो इसका इलेक्ट्रॉन का मास होगा और इसकी वेलोसिटी है v, इसका मास है m। ओके, मास है m। अब बोलो, ये भी पॉजिटिव, ये भी चार्ज पार्टिकल, न्यूक्लियस के अंदर में कौन होता है, प्रोटॉन होता है, वो भी चार्ज, और इलेक्ट्रॉन है ये भी चार्ज। फर्क क्या है, इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा, तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन या रिपल्सन क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। यहाँ पे क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, यानी ये क्या हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे हमें निकालना है इसका वैल्यू, किसका, Fe का। तो बोलो तो क्या होगा, Fe बराबर क्या होता है, K इंटू Q1 इंटू Q2 बाई डी स्क्वायर, यही होता है ना। वैल्यू निकालो, पहले तो Q1 की बात करो। तो Q1 बराबर क्या होता है, Q बराबर क्या होता है, N इंटू ई, और N क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो पहले हम इसकी बात करें, मान लेते ये है Q1, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितना है, 1, यानी ये क्या हो जाएगा 1 इंटू ई, यानी किसके बराबर हो गया, Q1 बराबर हो गया E के बराबर। बात करते हैं Q2 की, ये भी N इंटू ई। अब यहाँ पे है Q2, ये है Q1 और ये है Q2। चलो ठीक है, अब बताओ तो यहाँ पे जो है इसके अंदर में कौन है, न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज ही नहीं है, बचा कौन, चार्ज के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, प्रोटॉन। तो प्रोटॉन पे चार्ज कैसा, E के जैसा ही होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब ही होता है। बस फर्क क्या होता है दोनों में, साइन का डिफरेंस होता है, इस पे निगेटिव होता है इलेक्ट्रॉन पे और प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम, यानी यहाँ पे हमारा E का वैल्यू सेम हो गया। ओके, बाकी बचा क्या, इसमें प्रोटॉन की संख्या। तो प्रोटॉन की संख्या किसके बराबर होता है, एटॉमिक नंबर के बराबर, यानी Z के बराबर। यानी N की जगह पर अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, Z इंटू ई, यानी Q2 का वैल्यू आ गया ZE। तो इस तरह से देखो तो Fe का वैल्यू आपको आ गया K, Q1 की जगह रखो E इंटू Q2 की जगह पे ZE, और नीचे में D स्क्वायर, D मतलब डिस्टेंस। तो ये कितना है, देखो दोनों के चार्ज के बीच में R है, तो यहाँ पर रखोगे R का स्क्वायर, तो क्या हो गया K ZE स्क्वायर बाई R स्क्वायर। ये हो गया आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन किसमें, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में। एक वैल्यू निकल गया। अब ये तो अंदर की ओर लग रहा है, तो इसको अगर ये इसके बाहर अगर कोई ना लगे तो क्या होगा, ये अंदर की ओर भाग चला जाएगा। तो इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए एक फोर्स कहाँ लगता है, बाहर की ओर लगता है, और वो फोर्स होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, FC। ये कौन सा फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, तो FC का वैल्यू क्या होगा, अभी हमने बताया था, मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर बाई R। ओके, चलो, तो इस तरह से आप दोनों क्या है, एक दूसरे को काउंटर बैलेंस करें। काउंटर बैलेंस का मतलब दोनों का वैल्यू क्या है, बराबर है, मतलब Fe बराबर FC। Fe की जगह पर क्या है, K ZE स्क्वायर बाई R स्क्वायर, और FC की जगह पे क्या है, M V स्क्वायर बाई R। ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन नंबर 1। इसमें M क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, V क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यही ना मूव कर रहा है। चलो जल्दी से यहाँ तक नोट कर लो, फिर आगे बात करते हैं। चलो, तो अब फिर अगला पोस्टुलेट्स बताने से पहले थोड़ा और कुछ बताना पड़ेगा मैकेनिक्स का। आइए मिलते हैं। दो तरह का मोमेंटम होता है, एक है
लीनियर मोमेंटम। क्या है? लीनियर मोमेंटम। इसको सिंबल है इसका P। ये होता है मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। और दूसरा होता है एंगुलर मोमेंटम। क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम। इसका सिंबल है L, ठीक है। ये होता है एंगुलर मोमेंट लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालोगे? आपको लीनियर मोमेंटम लेना पड़ेगा और साथ ही साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ क्या करना होगा? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस तरह से आपको मिलेगा एंगुलर मोमेंटम। जैसे देखो, ये है कोई बॉडी है, ठीक है, जिसका मास है m और इसका वेलोसिटी दिया है आपको v। तो इसका मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा? मास इनटू वेलोसिटी। अब आपको पूछ रहा है एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम जब भी पूछेगा आपको किसी पॉइंट के अबाउट बात पूछ बोलेगा। तो मान लो ये आप पूछ रहा है, इस पॉइंट के अबाउट पूछ रहा है, और इस पॉइंट को हम मान लेते हैं ये है D। कह रहा है आपको इस पार्टिकल का आपको एंगुलर मोमेंटम बताना है, किसके अबाउट? इस पॉइंट के अबाउट। तो कैसे निकालोगे? तो आपको करने क्या? वेरी सिंपल, बहुत अच्छा तरीका है। देखो क्या करोगे, जिसका जो है ये जो लीनियर मोमेंटम का जो एक्सिस है उसको आप क्या करना है? पीछे की ओर खींचना है। क्या करना है? ये लाइन को पीछे की ओर खींचना है, ठीक है। और फिर जिस पॉइंट के अबाउट पूछ रहा होगा उस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर उस लाइन पे गिराना है, ठीक है। और फिर इसको मिला देना है। तो ये हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये इसको हम बोलेंगे h। ये जो लाइन आपने पीछे की जाता है इसको कहते हैं लाइन ऑफ मोशन। क्या कहते हैं? लाइन ऑफ मोशन। अगर सपोज दैट आपको पूछ देता इस पॉइंट के अबाउट अगर लीनियर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम पूछा तो क्या हो जाता? जीरो हो जाता। क्यों? क्योंकि h का वैल्यू क्या हो गया? जीरो। तो यहाँ पे L बराबर क्या हो गया? लीनियर मोमेंटम यानी क्या आएगा? m इंटू वी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? h। यही h आपको निकालना रहेगा और ये से निकाल लिया तो आपका एंगुलर मोमेंटम निकल जाएगा। क्योंकि मास इंटू वेलोसिटी ये तो पता ही रहेगा, ये में निकालने में दिक्कत होता है। ये आसान निकालना है, बस कुछ नहीं करना। जब भी पूछेगा उस लाइन को पीछे खींचो और जिस पॉइंट के अबाउट पूछ रहा होगा उस पर क्या करो? एक परपेंडिकुलर उस लाइन पर गिरा दो। किस पे? लाइन ऑफ मोशन पे, ठीक है। जल्दी से यहाँ तक नोट करो। इतना बता दिए हैं तो टॉर्क भी बता ही देते हैं, ठीक है। अगला है यहाँ पे थोड़ा थोड़ा फिजिक्स का जरूरत पड़ता है इसलिए बता रहा हूँ। फोर्स, ये तो आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन। और दूसरा है टॉर्क, दूसरा है टॉर्क। ये होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ओके। इसके लिए भी वही बात। देखो ये है, ये कोई पार्टिकल है, मूव कर रहा है कितना? a एक्सेलरेशन के साथ, और आपको d पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट पूछा गया है। क्या चीज? टॉर्क पूछ रहा है। तो क्या करोगे? वैसे ही जैसे एंगुलर मोमेंटम निकाल, वैसे इसको क्या करोगे? लाइन को पीछे खींचोगे। और अब इसको अब लाइन ऑफ मोशन नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे अब लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है। और उसके बाद इस पर क्या करोगे? परपेंडिकुलर गिराओगे और उसको इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को निकाल के क्या करोगे? एक्स इसके साथ, फोर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको क्या निकल जाएगा? टॉर्क निकल जाएगा, ma इंटू h, ठीक है। चलिए, तो ये था, आपको थोड़ा सा यहाँ पे जरूरत पड़ा था इसलिए हमने बता दिए हैं। जल्दी से नोट कर लो। ओके, चल।
अगला पोस्टुलेट लिखोगे 4th नंबर, क्या है? आउट ऑफ पॉसिबल इनफाइनाइट नंबर ऑफ path electron revolve only in those path in which its angular momentum is integral multiple of h by 2 पाई। क्या हो? एंगुलर मोमेंटम क्या हो? इंटीग्रल मल्टीपल हो किसका? h बाई 2 पाई का। वहीं पे क्या है, जबकि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों मूव करता है, वो ऐसा नहीं कहीं पर भी मूव कर रहा होगा, ये वहीं मूव करेगा जहां पे उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसके? h बाई 2 पाई के। जैसे कैसे? देखो, ओके, ये है इलेक्ट्रॉन, ये है वेलोसिटी, इसका मास होगा, और ये है इसके बीच में डिस्टेंस। तो बोलो तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा? ये हो गया मास इंटू वेलोसिटी, क्या हो गया? बोलो, लीनियर मोमेंटम। और इसके बाद हमको क्या निकालना है? एंगुलर मोमेंटम। तो क्या हो जाएगा? एम बी इंटू आर, यानी एल बराबर क्या हो गया? एम बी आर। ओके, और ये एंगुलर मोमेंटम क्या होना चाहिए? एम वी आर। ये क्या हो? इंटीग्रल मल्टीपल हो किसका? h बाई 2 पाई का, यानी 1 इंटू एच बाई 2 पाई, या 2 इंटू एच बाई 2 पाई। ठीक है, इसी तरह से करते करते आपको क्या करोगे? आगे चल सकते हो 3, 4, 5। तो इस तरह से अगर n नंबर ऑर्बिट हो तो आपके पास एक फार्मूला आ गया, एम बी आर बराबर एन एच बाई 2 पाई। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ओके, चलो जल्दी से इसको नोट कर लो। ओके, अब यहां पे n क्या है? यहां पे n क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट, यानी इसका वैल्यू क्या होगा? 1 2 3 2 इनफाइनाइट तक होगा। ओके, अब देखो एक वर्ड आता है यहाँ पे, क्वांटाइजेशन। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे क्या है? क्वांटाइज है। देखो 1 हुआ, 1 के बाद 2 हुआ, उसके बाद 3 होगा, 1 के बाद 1.5 नहीं होगा, या 2.1 या 2 फ्रैक्शन नहीं होगा। 1 के बाद क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, 2 के बाद क्या आएगा? 3, 3 के बाद क्या आएगा? 4 आएगा। इस वैल्यू को हम लोग बोलते हैं क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन का मतलब ऐसे समझ लो, जैसे आप ऑटो रिक्शा में कभी सफ़र किए होगे तो देखोगे कि वहाँ पे क्या होता है कि मीटर पे अगर कभी जाओगे, ऐसे होता है फिक्स करके जाओ तो अलग चीज़ है, जब मीटर से जाओगे तब देखोगे तो मीटर का जो वैल्यू होता है वो जो फिक्स किया होता है। अगर 1 यूनिट के बाद 2 रुपया बढ़ना है तो 1 यूनिट के बाद 2 बढ़ेगा, और जैसे ही अगला यूनिट आएगा तो क्या होगा? 2 रुपया ही बढ़ेगा। ये नहीं होगा कि 2 अगला यूनिट आया तो 2.5 हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। 2 बढ़ा है, 2 के बाद 4 आएगा, फिर 4 के बाद 6 आएगा। ये यहाँ नहीं आएगा कि 4 से 4. इस तरह से बढ़ना को, यानी एब्रैप्टली बढ़ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्वांटाइजेशन कहते हैं। ठीक है, दैट इज, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? दैट इज एंगुलर मोमेंटम इज क्या है? क्वांटाइज्ड है, क्वांटाइज्ड इन बोर मॉडल। ओके, अब यहाँ पे क्वांटाइज क्या है इसको हम लिख देते हैं, अब समझ में आ जाएगा आपको। नोट करके लिखोगे
क्वांटाइजेशन। इसका मतलब है वैल्यू इंक्रीजेस, कैसे? एब्रप्टली, नॉट ग्रेजुअली। ठीक है, 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 1 के बाद 1.5 1.3 नहीं आएगा। तो मतलब एब्रप्टली इंक्रीज करेगा, नॉट ग्रेजुअली करेगा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्वांटाइजेशन कहते हैं। ठीक है, चलो जल्दी से निकलो। हो गया? चल अगला कितना हो गया? 4 हो गया पॉइंट। एंड द फिफ्थ, 2 इक्वेशन आए, दोनों इक्वेशन को ध्यान करना है क्योंकि इन दोनों इक्वेशन से हम लोग आगे फार्मूला डिराइव करेंगे, इन्हीं दोनों से। ठीक है, एंड द फिफ्थ पॉइंट है 5वां, व्हेन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन एन ऑर्बिट। जब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है किसमें? ऑर्बिट में। तो ना ही वो एनर्जी, इट नाइदर रिलीजेस नॉर एब्जॉर्ब्ड एनर्जी। ठीक है, ना ही वो क्या करता है? एनर्जी रिलीज करता है, ना ही एब्जॉर्ब करता है। कब? जब वो घूम रहा होता है। हेंस या देयरफॉर इसलिए इस सेल या फिर देयरफॉर दिस सेल या फिर ऑर्बिट इज कॉल्ड स्टेशनरी सेल। क्या कहते हैं? स्टेशनरी सेल या फिर ऑर्बिट। यानी स्टेशनरी सेल और या ऑर्बिट का मतलब क्या है? सेल का रुक जाना नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो उस सेल या उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जब घूम रहा होता है तो ना ही वो एनर्जी रिलीज करता है, ना ही एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। इसलिए उस सेल को हम लोग क्या कहते हैं? स्टेशनरी सेल या फिर स्टेशनरी ऑर्बिट। चलो जल्दी से नोट कर लो। एंड द लास्ट पॉइंट है हमारा, हो गया। एंड द लास्ट पॉइंट है जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है तब क्या होता है? एंड द फिफ्थ पॉइंट यानी 6th पॉइंट, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है फ्रॉम लोअर सेल टू हायर सेल, या तो नीचे से ऊपर जंप करेगा या फिर ऊपर से नीचे जंप करेगा, या हायर सेल टू लोअर सेल। ठीक है, तो जब लोअर सेल टू हायर सेल जंप करेगा तब एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। क्या होगा? जब नीचे से ऊपर जंप करेगा यानी पहला सेल से दूसरा सेल में, तब एनर्जी क्या होगा? एब्जॉर्ब होगा। और जब ऊपर से नीचे जंप करेगा तो एनर्जी रिलीज होगी। ओके, कैसे? देखो, जैसे हमने लिया है एक सेल ये है और दूसरा सेल ये है। ये है n1 बराबर 1 और ये है n बराबर 2। ये फर्स्ट सेल है, ये सेकेंड सेल है। तो एक बार ये इधर से इधर जा रहा है यानी 1 से 2 जा रहा है और दूसरा इधर से इधर आ रहा है। बताओ क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? यहाँ नीचे से ऊपर जा रहा है, मतलब एनर्जी क्या होगा? एब्जॉर्ब्ड हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगा।
ओके चलिए, तो ये था बोर्ड्स के कुछ पोस्टुलेट्स, जिसमें से आपको मेनली 3 पॉइंट के स्पेशली ध्यान रखना है, वो दोनों इक्वेशन, क्योंकि उन्हीं पे हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में आपको फार्मूला सब डिराइव करेंगे और उस पर फिर क्वेश्चन करेंगे। और दोनों इक्वेशन हो गया। अतिशय ये पॉइंट, इसका भी बहुत ज़रूरी है काम। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जब जंप करता है, कहाँ से, नीचे से ऊपर जाएगा या ऊपर से नीचे आएगा। जब नीचे से ऊपर जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगा, और ऊपर से नीचे आएगा तो एनर्जी रिलीज होगा। ठीक है, तो यही कुछ पोस्टुलेट्स हैं बोर्ड के। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पर डेरिवेशन देखेंगे, पहले रेडियस का, फिर वेलोसिटी, फिर एनर्जी का करेंगे, और इस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।